है, यदि सुनीता ने गणित की परीक्षा में 30 अंकों में से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते, यानी कि कुछ अंक उसने प्राप्त किए हैं, उससे अगर वो 10 अधिक अंक ले लेती तो क्या संबंध बन जाता? तो ये अंक यानी कि जो अंक उसने 10 प्लस अधिक लिए हैं उसके वास्तविक अंक जो उसने लिए थे के वर्ग का 9 गुना हो जाएंगे। के वर्ग का 9 गुना हो जाएंगे। ये अंक उसके वास्तविक अंक जो लिए थे उसके वर्ग का 9 गुना हो जाएंगे। देखिए यहां हमारे पास जो बनती है स्टेटमेंट, ये देखिए कुछ कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर मैं इसी को हिंदी वर्जन की जगह इंग्लिश वर्जन में पढ़ूं, यानी इंग्लिश वाली स्टेटमेंट को पढ़ूं, तो हमारे पास क्या होगा? हैड सुनीता स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स। यही बात कहता है कि अगर यदि सुनीता गणित की परीक्षा में 30 अंकों में से 10 अंक अधिक प्राप्त करती, 9 टाइम ऑफ दिस मार्क्स, यानी कि 9 गुना, जो ये 10 अंक प्राप्त किए ना, इनका 9 गुना वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, उसके वास्तविक जो अंक थे उसके वर्ग के बराबर होगा। हाउ मैनी, तो दोनों में फर्क है भाई। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएं तो मान के चलते हैं, माना सुनीता के वास्तविक अंक हैं जो वो x हैं, और प्रश्नानुसार क्या है, अगर वो नए अंक क्या होंगे, नए अंक, यदि वो इन अंकों में क्या करती है, 10 अधिक ले लेती है, तो हमारे पास स्टेटमेंट जो हिंदी मीडियम के अनुसार बनती है वो बनती है कि जो ये अंक है ना, वो उसके एक्चुअल अंक यानी कि वास्तविक अंक थे x, उसके अंकों के वर्ग का 9 गुना और इसका 9 गुना बनती है। जबकि यही चीज अगर मैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पढ़ता हूं तो ये बनती है x प्लस 10 9 टाइम ऑफ दीज मार्क्स, इनका 9 गुना बराबर जो एक्चुअल मार्क्स हैं उनके वर्ग के बराबर आता है, इसके वर्ग के बराबर आता है। तो हम इसको दोनों तरीकों से हल करेंगे, देखिए पहला तो समीकरण इस तरह से बनता है, ये प्रश्नानुसार क्या बनता है, देखिए अब ये आ जाएगा, इन सभी को उधर लेके जाएंगे, 9x² माइनस के x माइनस के 10 बराबर 0। अब हम इनको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 10 से 90 आना चाहिए, 90 किन की ऐसी मल्टीप्लीकेशन आ जाए जिनका जोड़ या घटा तो 1 आता हो और गुणा 90 आती है। तो आप जानते हो 9 ढाई 90 होता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 माइनस 9 x माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 9x² माइनस 10x प्लस के 9x माइनस का 10 बराबर 0। तो यहां से दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो x तो आता ही है, x कॉमन लिया, यह आ जाएगा 9x माइनस 10, और यहां से प्लस का एक कॉमन आ जाता है, 9x माइनस 10 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 9x माइनस 10, और ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 10 बराबर 0 और x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 10/9। तो ऋणात्मक ले नहीं सकते क्योंकि अंक हैं जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अंक ऋणात्मक नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा। तो जो वास्तविक अंक है वो 10/9 है। परंतु अगर इसी को
मैं इसी हिसाब से लेके चलता हूं जो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बराबर हो जाएगा 9x प्लस 90। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर इन सभी को लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो 9x माइनस के 90 बराबर 0। अब गुणा आती है कि 1 की गुणा 9 से 90 से कीजिए, 90 आ जाएगा। 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका आंसर प्लस या माइनस करने के बाद 9 आता है। तो ये देखिए 15 छिके 90 और घटाने के बाद, क्योंकि निशान अपोजिट है तो घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाए, घटाने के बाद 9 आ जाएगा और गुणा के बाद 90 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस के 6x माइनस के 90 बराबर 0। इन दोनों में से वही x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 15 बचेगा और यहाँ से प्लस 6, क्योंकि दोनों 6 पे कटते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 15 x प्लस 6 बराबर 0। तो x माइनस 15 बराबर 0 और x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ x की मान 15 आ जाएगा और यहाँ x का मान माइनस 6 आएगा। अंक ऋणात्मक की बात कोई है नहीं है, अंक ऋणात्मक लेने नहीं है, क्योंकि उसने 30 में से अंक लिए, कोई ऋणात्मक बात नहीं है। तो x कितना आ जाएगा 15, उसके वास्तविक अंक कितने हैं, उसने कितने अंक मिले या उसे जितने अंक मिले, यहाँ 15 मिलते हैं, वहां कितने मिलते हैं 10/9। इसको अगर हम सोल्व करके देखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, परंतु थोड़ा सा अंकों का हेर फेर के कारण हो जाता है। अगर इसको इसी तरीके में आना चाहिए था ये लिखता कि इन अंकों का 9 गुणा और वास्तविक अंकों के वर्ग के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट बननी चाहिए थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं। तो माना पहला क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है वो है x। क्रमागत है और धनात्मक बात चली हुई है, तो जब दूसरा लेते हैं तो आपको पता ही है कि एक 5 है तो दूसरा 6, तो क्या होगा 5 + 1 आएगा, ऐसे x + 1 आएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार ये कहता है कि प्रश्नानुसार कि उनके वर्गों का, यानी कि ये और ये जो अंक आए हैं इनके वर्गों का जो योग है, योग का मतलब जोड़, वो 365 आता है। चलिए अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 365 को हम राइट साइड लेते हैं, 365 को माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364 = 0। 2 बाहर ले लेते हैं, ये बचाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 2 182। तो यहाँ 2 तो हमारा क्या होगा 0 नहीं होगा, इसका मतलब कौन होगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 होगा। तो इसकी गुणा क्या करनी है कि हमारे पास ऐसी गुणा आनी चाहिए जिनका जोड़ 1 आए और उनकी गुणा 182, 2 अंकों की ऐसी गुणा आनी चाहिए हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 और 13 ही ऐसे संख्या हैं जिनका जोड़ तो आता है 1, यानी कि 14 में से 13 घटाते हैं क्योंकि विपरीत साइन है तो घटाने पर आएगी, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन 182 आएगी। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ x बाहर ले लेंगे, x प्लस 14 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस का है निशान है तो यहाँ भी माइनस का है तो माइनस के
13 निशान आ जाएगा बाहर, क्योंकि जो यहाँ निशान होता है वही बाहर लेना होता है आपको। -13 और ये आ जाएगा x, अंदर के निशान पलट जाएंगे, 14 बराबर 0। तो यहाँ x + 14 और x - 13 बराबर 0। x का +14 बराबर 0 आ जाएगा और x - 13 बराबर 0 आ जाएगा। x का मान -14 आ जाएगा, तो यहाँ x का मान 13 आ जाएगा। x ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं लेना, क्योंकि यहाँ धनात्मक की बात है, तो ये तो छूट जाएगा। तो x बराबर -14 नहीं होगा, तो x क्या होगा, x बराबर 13 होगा। तो संख्या क्या होंगी, संख्या होगी पहली 13 और दूसरी 13 + 1 यानी कि 14 होगी। ये हमारा प्रश्न संख्या सेकंड थी। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन का जो पहला भाग है, यानी कि इसके बाद और वाला आएगा, और में है सभी। आकृति में यदि वर्ग जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, यानी कि यहाँ जो ये कोण दे रखा आकृति में ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु बाहु है, तथा जो NSQ जो ये हमारे पास त्रिभुज है, ये त्रिभुज, और हमारे पास दूसरी है MTR, और ये हमारे पास जो त्रिभुज है ये दोनों की दोनों सर्वांगसम है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज PTS और PRQ दोनों की दोनों क्या होंगी, हमारे पास है क्या होंगी, हमारे पास ये दोनों की दोनों समरूप होंगी। तो देखिए अब चलते हैं हम प्रश्न में। दिया क्या है, दिया है आकृति में, आकृति आप पेपर पे बना लोगे। आकृति में क्या है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, तथा जो त्रिभुज है NSQ सर्वांगसम है त्रिभुज MTR के। सिद्ध करना है वो है त्रिभुज PTS समरूप है त्रिभुज PRQ। तो उपपत्ति लेके चलेंगे हम, उपपत्ति लेके चलेंगे। दिया क्या है, दिया है जो त्रिभुज है NSQ वो समरूप दे रखी है त्रिभुज MTR के। इसका समरूप देने का मतलब क्या है, समरूप दिया तो CPCT क्या कहती है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों को पहले तो निकाल लीजिए। क्या है, ये हमारे पास एक त्रिभुज तो ये है, और दूसरी त्रिभुज हमारे पास ये है। पहली का नाम NSQ, क्या नाम है, NSQ। ये N हो जाएगा, ये S हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। और दूसरी का क्या, MTR, ये M है, ये T है और ये R है। ये दोनों की दोनों क्या दे रखी हैं, सर्वांगसम दे रखी हैं। सर्वांगसम दे रखी हैं तो इसका मतलब CPCT से जो कोण है हमारे पास, ये कोण है हमारा R, किसके बराबर हो जाएगा, Q के। जो कोण है हमारा RQP वो बराबर हो जाएगा QRP। देखिए ये जो कोण है, ये कोण है जो ये ऊपर चली जाती है भुजा, तो ये इधर आती है, तो ये कोण हमारा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये दोनों कोण है, तो इन्हीं का यूज करते हुए क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज कौन सी है हमारे पास, त्रिभुज PQR में जो हमारे पास कोण Q है वो कोण R के बराबर हो गया। पूरी त्रिभुज बना लीजिए जो है
ये है P, ये है Q और ये R। ये पूरी त्रिभुज मैंने निकाल ली, ये वाली। अभी मैंने क्या सिद्ध किया कि ये कोण इसके बराबर है। अब जब इसको देखते हैं तो ये कोण आ जाता है, ये वाला कोण इससे बराबर है, तो ये क्या होगी, तो समद्विबाहु है, समद्विबाहु आ गई, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो इसका मतलब कोण Q प्लस कोण P प्लस कोण R, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180। अगर मैं इन दोनों को x मान लेता हूं तो कोण Q 2Q कितना आ जाएगा, या प्लस कोण P बराबर हो जाएगा 180। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों जब बराबर हैं तो इन्हें 2x किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस P। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस P भाग 2। ये समीकरण मैं 1 ले लेता हूं। अब देखिए मैं चलता हूं हमारी त्रिभुज PST पर चला, तो हमारे पास PST में जो कोण 1 बराबर 2 है, तो इसका मतलब जो PST है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब ये त्रिभुज समद्विबाहु है तो कोण 1 ये बराबर, मैं मान लेता हूं इसको y है, मान लेता हूं इसको ये हमारा y है। तो 1 कोण प्लस 2 कोण प्लस P ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो 2y यानी कि इन दोनों की जगह y बराबर हो जाएगा 180 माइनस P कोण P। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस कोण P भाग 2। तो ये 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण P, 180 माइनस कोण P भाग 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में जो हमें प्रूव करनी है। अब दोनों त्रिभुज कौन सी है हमारे पास, त्रिभुज एक तो है ये वाली PTS, और दूसरी त्रिभुज हमारे पास क्या है, वो है PQR। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, हमें इन दोनों त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों में क्या है, जो कोण P बराबर P है उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखिए ऊपर दिखा देता हूं मैं एक बार आपको कि जो ये त्रिभुज है, एक तो ये है और दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास पूरी है ये। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण तो बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरी बात क्या आती है हमारे पास, देखिए हमें चाहिए कि दोनों त्रिभुजों में जो त्रिभुज ली है हमें दर्शाना है कि जो हमारे पास दे रखी है त्रिभुज PTS, दूसरा PRQ, ये कोण इसके बराबर दिखाना है। तो मैं यहां ले लेता हूं कि कोण जो T है वो बराबर R है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, सभी का मान बराबर है, वो 180 माइनस P भाग 2 है। तो हमारे पास दो कोण आ गए, तो यहां से क्या होगा, डबल A समरूप त्रिभुज कसौटी द्वारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज PTS वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज PRQ। है कि जो हमारे पास ये दे रखा है ना PTS, ये PQR सोचोगे आप, जबकि यहां हमारे पास जब दोनों एंगल बराबर हैं तो हम इसको इसके बराबर ले लें R के, और S को Q के बराबर ले लें।
तो दोनों के दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए ये हमसे इस तरह की त्रिभुज पूछ रहा है। क्लियर है? कहता है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी, उसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाना ये। देखिए हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी डी, इसके विकर्ण ए बी और सी डी क्या है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इसमें दे भी रखा है हमारे पास समलंब क्या होती है, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, तो वो होता है। तो दिया क्या है, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है जो हमारे पास दिया होता है उसे हमें लिखना होता है, क्या है, ए जो है ए बी सी डी वो क्या है, समलंब है, समलंब। और इसमें समलंब में क्या दिया है, जो ए बी समांतर है डी सी के, और विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है जो ए ओ भाग बी ओ बराबर सी ओ भाग डी ओ दर्शाना है। देखिए उपपत्ति पे चलते हैं, उपपत्ति पे हम चलते हैं तो क्या होगा, देखिए जब हमारे पास ए बी समांतर है डी सी के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दो तो समांतर रेखा हैं, ये इनको काटने वाली तिर्यक रेखा है, तो ये कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा, कोण जो है बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण डी सी ए। ये क्यों हमारे पास है, ये क्यों हो जाएगा, एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्य कोण, ये क्या होते हैं, एकांतर अंत्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी प्रकार से जो कोण है हमारे पास वो हो जाएगा ए बी डी, वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा सी डी बी। देखिए ये कोण इसके बराबर, और ये कोण है हमारा इसके बराबर हो जाएगा, और ये होता है कोण जो है ओ, वो इसको ए ओ बी मान लीजिए, इसको सी ओ डी मान लीजिए, ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख है। तो दोनों त्रिभुजों में, तो दोनों त्रिभुज कौन सी है, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, हाँ भाई ये हमारे पास ये त्रिभुज है ओ ए बी, यानी कि ए ओ बी, और दूसरी त्रिभुज है हमारे पास ओ सी डी। दोनों में हमारे पास देखिए कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी बराबर है कोण डी के, तो डबल ए समरूप कसौटी द्वारा, तो हमारे पास क्या आएगा, कसौटी द्वारा क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है ए ओ बी है वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज सी ओ डी के, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, ए ओ भाग सी ओ ये इसके, और ओ बी भाग ओ डी, तो इनको मैं ए ओ भाग बी ओ सी ओ भाग डी ओ, क्योंकि मैं क्या करूंगा इनके स्थान चेंज कर दूंगा, और ये स्थान चेंज होते ही हमारे पास प्रूफ। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है, वो क्या कहता है, वो कहता है एक ठोस खिलौना अर्धगोले के ऊपर बने एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। यानी कि ये कहना चाहता है हमारे पास ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है इस तरह का। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो शंकु की यहां से ये दूरी होती है ये है 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास जो यहां से यहां तक का व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले यही काम हम करते हैं क्योंकि आगे बहुत चीजें दे रखी हैं। देखिए, प्रश्नानुसार जो ठोस खिलौना है ठोस खिलौने में क्या होगा, जो अर्ध गोले व जो शंकु है उसकी त्रिज्या जो समान है, तो मैं क्या कर लेता हूं उसको आर मान लेता हूं। ठीक है, व्यास हमारे पास दिया है, व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, यानी कि 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारे पास है त्रिज्या आ जाएगी। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन पूछा है, जब आयतन निकालते हैं तो ठोस खिलौने का आयतन, जो ठोस खिलौने का जो आयतन है वो होगा, देखिए अर्धगोला नीचे है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर शंकु है, शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की शक्ति 3 प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में आर बराबर है तो पाई आर स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा 2/3 आर प्लस 1/3 एच। तो यहाँ ये आ जाएगा 22/7, क्योंकि दे नहीं रखा तो 22/7 लेना, 4 का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 2/3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4। देखिए यह आ जाएगा 22 गुणा 16/7 और गुणा में अंदर एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 2 चौके 8, 4 एकम 4। जब हम इनकी गुणा करते हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/7 गुणा ये 12 आ जाएगा, 12/3, ये 4 पे कट जाएगा। तो इनकी गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 8 और 5 के 20 हासिल 2, 12 और 2 14 भाग हमारे पास क्या आ जाएगा 7। इसको काट लीजिए, इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, नहीं चलने की 0, फिर 7 एकम 7 पॉइंट बच गया 1 हमारा, 7 एकम 7, 7 बचे 3, फिर क्या बचेगा 30 बच गया, 30 बच गया तो 7 चौके 28, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूबिक इसका आयतन आ जाता है। अब देखिए ये कहता क्या है,
अब ये कहता है आगे, यदि एक घन खिलौने के परिगत है। परिगत का मतलब है ये जो खिलौना है उस घन के अंदर रखा हुआ है, यानी कि जो घन होगा वो इसके बाहर होगा। ये हमारे पास गन है जो इसको अंदर रोके हुआ है। तो हम यहां ध्यान से देखेंगे, जो इसकी ये दूरी है ये क्या है, ये है हमारे पास जो व्यास, किसका, जो आधार का, यानी कि अर्धगोले का व्यास लगा लो या शंकु के आधार का व्यास लगा लो। तो ये क्या होगी, यानी कि जो घन की भुजा है, घन की भुजा छोटी से छोटी भुजा होगी जो घन की, जो इस पूरे गोले को अपने अंदर समाती है। घन की भुजा वो है खिलौने का व्यास। खिलौने का व्यास। तो हमारे पास घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, क्योंकि इसने आयतन की बात की है, घन और खिलौने, घन और खिलौने के आयतन में अंतर निकालना है। घन का आयतन कितना होगा हमारे पास, घन का जो आयतन होगा वो होता है भुजा की शक्ति 3 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 8 की शक्ति 3, 8 की शक्ति 3 512 होता है सेंटीमीटर की शक्ति 3। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार इसका आयतन निकालना है। तो प्रश्नानुसार उसने कहा है कि घन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन क्या होगा, यानी कि घन का आयतन कितना है 512 माइनस खिलौने का आयतन 201.4। तो घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा 6, हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा पॉइंट, हमारे पास यहाँ एक बचेगा तो एक में से गया 0, 1, और फिर ये 5 में से 2 गया 3, इतने सेंटीमीटर क्यूबिक हमारे घन का आयतन आ जाएगा। अब आगे भी पूछ रहा है ये, आगे क्या कहता है, जो खिलौना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसको शांति नहीं है, ये क्वेश्चन आगे निकलवाना चाहता है। क्या निकलवाना चाहता है, कहता है जो हमारा ये आकृति बनी थी जिसमें अर्धगोला लिया था, उसके ऊपर शंकु लिया था, जिसकी ये यहां तक 4 थी और टोटल 8 सेंटीमीटर थी। अब इसका कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिएगा, और वो भी वक्र, क्योंकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है और अर्धगोले का जो ऊपर वाला हिस्सा है दोनों दब चुके हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, जो हमें नजर आ रहा है वही निकालना होता है। तो यहाँ पर जो शंकु का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है उसमें होता है आर एल, पाई आर एल। एल क्या होती है, वो होती है तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है वो होती है वर्गमूल आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या, और एच स्क्वायर, एच का मतलब ऊंचाई। तो ये क्या होगी, अब शंकु की आर यानी कि त्रिज्या कितनी थी 4, उसका वर्ग, और जो ऊंचाई थी वो भी थी 4, उसका वर्ग। अब यह आ जाएगा 16 + 16 जो कि वर्गमूल 32, और वर्गमूल 32 को 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर मैं कह सकता हूं। अब जो खिलौने का
का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय अक्षेत्रफल। पृष्ठीय अक्षेत्रफल होगा हमारे पास कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। देखिए, जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो टू पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा 2r प्लस एल। देखिए, ये क्या होगा? 22/7 गुणा 4, अंदर बचेगा 2 गुणा 4 प्लस एल वर्गमूल 2। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए, 22 और 4 दोनों में बाहर आ जाएगा। 4 अगर दोनों में से बाहर आता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा चौक चौक 16 भाग 7 और अंदर बचेगा 2। और वर्गमूल 2 का जो मान होता है, वर्गमूल 2 होता है हमारे पास, वैसे तो 1.41 समथिंग होता है। ठीक है, तो हम 1.4 रख लेते हैं, इसका मान 1.41। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनकी मल्टीप्लीकेशन कितने की? 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा और 32 और 3 35 भाग 7 गुणा ये 3.41। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। अब वरना आप यहाँ इसमें भी छोड़ सकते हो, जो इसका वर्गमूल में, यानी कि 352/7 2 प्लस वर्गमूल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुणा कर लेना और 7 से भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या जो सेकंड है, अगर और में आता है तो आप सेकंड वाले पे जाएंगे, क्योंकि उसमें चांस आपके मिस्टेक होने के ज़्यादा हैं। ये कहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक ठोस सिलेंडर के प्रत्येक छोर से एक गोलार्ध निकालकर एक लकड़ी का सामान बनाया गया है या बनाया गया था। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये बेलन है ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, और इसके आधार की त्रिज्या, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखिए, प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार लिखना आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्रश्नानुसार में पूरी पूरी स्टेटमेंट आ जाती है। इसमें वस्तु में बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या वो समान है, उसे हम मान लेते हैं आर कितना दे रखा है? प्रश्न अनुसार 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है उसे मैं एच मान लेता हूं, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब मैं देखता हूं तो मेरा कहने का मतलब यही रह जाएगा कि जो जो हमें नजर आ रहा है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा, देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का वक्र क्यों लिया? क्योंकि इसमें से जब हम ऊपर नीचे से अर्धगोला निकाल लेंगे तो वो नीचे वाला जो
बेलनाकार का भाग का जो नीचे का यानी कि वृत्त होता है वो कट के बाहर निकल जाएगा, ऊपर नीचे से क्या बचेगा, चारों तरफ का ही हिस्सा बचेगा। और 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो हमारे पास है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास, देखिए आर दोनों में है, 2 भी दोनों में है, पाई भी दोनों में है, तो मैं 2 पाई आर बाहर ले लूँगा, तो अंदर बच जाएगा एच प्लस ये बच जाएगा 2 आर। कितना बच जाएगा, 2 आर। ये आ जाएगा 22, ये 35 भाग 10, क्योंकि ये 3.5 था उसको 35 बना दिया। अब अंदर बच जाएगा एच है हमारे पास 10 प्लस 2 गुणा 3.5 था उसका 10 बना दिया। देखिए ये कट जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा 5, और 5 और 2 10, 10 से कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 22, और ये आ जाएगा 10 प्लस ये 5 पे आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो हमारा 7 आ जाएगा, और 7 यहाँ जाएगा, तो हमारा 22 गुणा 17। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 17 दूनी 34 हासिल 3, और 17 दूनी 34 और 3 37, ये इतना हमारा सेंटीमीटर आ जाता है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या जो 35 है वो कहती है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दे रखा है। माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है 525। बारंबारता का योग है हमारे पास 100, यानी कि जितनी ये संख्या है इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 100। एक्स और वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। देख जब हम माध्यक निकालते हैं, माध्यक का जो हमारे पास सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF भाग F और गुणा में H होता है। अब L क्या है, माध्यक की निम्न सीमा होती है। N क्या होता है, बारंबारता का योग होता है, और CF क्या होती है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता की हमें क्या करनी होती है, जोड़ करके लिखना होता है। F क्या होता है, जो माध्यक बारंबारता होती है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है हमारे पास। देखिए संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 2 ऐसे कैसा, 2 + 5 7 आएगा, 7 + x 7 + x आ जाएगा, 7 + 12 19 + x आ जाएगा, 19 + 17 36 + x आ जाएगा, और 36 + 20 56 + x आ जाएगा, और 56 + x + y आ जाएगा, तो 56 + x + y आ जाएगा, और 56 और 9 65 + x + y आ जाएगा, और 65 और 7 होता है 72 x + y आ जाएगा, और 72 + 4 76 x + y आ जाएगा। ये हमारे पास ये माना जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो यहाँ योग आता है और यहाँ योग आता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, जो 100 बराबर होगा 76 + x + y। तो x + y का मान हमारे पास क्या होगा, 100 - 76, यानी कि घटा के 24 आ जाता है। और
जब हमारे पास ये 24 आता है तो हम मान के चलते हैं कि x को भी हम 12 देंगे और y को भी 12 नंबर देंगे। तो यहाँ x और y का मान हम इक्वालिटी के हिसाब से बराबर बराबर मान के चलते हैं। तो यहाँ अगर 12 रखते हैं तो हम इनमें से संचयी बारंबारता का मान निकाल सकते हैं। अब बात आती है n क्या है हमारा 100 है। n 100 है तो n भाग 2 कितना होगा, वो 50 आ जाएगा। अब जो हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है वो ढूंढना होता है पहले 50 कहाँ, देखिए यहां वैसे तो यहां देखिए ये 56 और 36 है कि इन्हीं के बीच में 50 आना चाहिए, परंतु ये जो प्लस का x है ये हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो हमें यहाँ 12 कहा था तो 12 जोड़ के देखिए 36 + 12 48 और इसमें ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 68, तो इन्हीं के बीच में आएगा। तो संचयी बारंबारता CF हमारा क्या होगा 36 + x, 36 + x, और जो इसके नीचे वाली के सीध में f आ जाता है वो f हमारा है 20, और उसी के सामने वाली l आती है, l क्या है हमारे पास 500, और बड़े में से छोटा घटा देते हैं तो h आ जाता है, h है हमारा 100। तो हमारे पास सभी चीजें आ गई। तो अब माध्यक का फॉर्मूला क्या है, माध्यक है हमारा L + n/2 - CF भाग F गुणा में H। तो यहाँ ले लीजिए ये आ गया 525 बराबर 500 प्लस ये आ गया हमारा 50 माइनस 36 प्लस आएगा जब -12 आ जाएगी तो नीचे 20 गुणा 100, ये आ जाए इससे 100 कटेगा तो 5, ये पूरे के ऊपर ब्रैकेट है। तो ये 500 तो इधर जाएगा तो 525 में से 500 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा हमारा, ये बच जाएगा 50 माइनस ये आ जाएगा 50 माइनस 36 माइनस के x गुणा में है 5। अब 5 से ये 25 काट देते हैं, आंसर आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 14 माइनस x को उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा 14 - 5 बराबर है 9। तो ये हमारे पास है, इसको मान लेते हैं हम, यहाँ जो आ था x + y बराबर 24, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमारा क्या दर्शाएगा, समीकरण 1 दर्शाएगा x + y बराबर है 24, तो y किसके बराबर होगा 24, यहाँ x का मान 9 तो y का मान कितना आ जाएगा 24 - 9, y का मान आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं x और y का। देखिए अब जो ये प्रश्न है ये कहता है, ये हमारे पास वास्तविक प्रश्न है, कहता है कि जो हमारे पास है ये दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है और मजदूरों की संख्या दे रखी है, कहता है उचित विधि का प्रयोग करके श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी निकालें। औसत का मतलब है माध्य निकालना। देखिए 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, इनके सामने 12, 14, 8, 6, 10, ये मैंने इसको थोड़ा सा अलग से निकाल लिया। अब देखिए जब हमें माध्य निकालना होता है तो उसमें हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है xi की। हमारे पास मजदूरों की संख्या fi यानी कि बारंबारता है। जब वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो हमें इन दोनों के बीच क्या, इन दोनों का जोड़ और उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा 110, इन दोनों का जोड़ 130 आधा आ जाएगा, फिर इन दोनों का जोड़ उसका आधा ये 150, फिर इन दोनों का हमारे पास कितना आ जाएगा 170, फिर 190। अब इनकी गुणा करता हूं तो मैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 12 एकम 12, 12 और 1 13,
क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई की गुणा। जब इसकी और 13 और 14 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 182। जब मैं गुणा करता हूं 8 की 15 से तो वो आ जाता है 120। 6 की गुणा 7 से करता हूं 42 और 6 और 4 10। अब 19 की गुणा 10 से करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90 और ये 0 ऐसे ऐसे। फिर आता है योग। इन सभी का योग कितना आ जाता है 12 14 26 34 40 और 10 50। इनका योग आ जाता है 50 और इनका योग आ जाता है, मैं डायरेक्ट विधि से ही कर रहा हूं, 0 2 4 6, फिर आ जाएगा 8 3 11 12 13 13 22 हासिल 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7260 आ जाता है। जब माध्य निकालते हैं और माध्य हमारा डायरेक्ट विधि से निकालते हैं तो वो आ जाता है एफ आई एक्स आई भाग समेशन एफ आई। समेशन का मतलब जोड़। तो ये आ जाएगा 7260 भाग 50। 0 से 0 कट गई तो 5 एकम 5 बचे 2 22 5 के 20 बचे 2 5 5 25 बचा 1 5 दूनी 10। ये हमारे पास माध्य आ जाता है इतने रुपए।